नमस्कार, कैसे आप सभी के लिए आपके आने वाले अग्रिम बोर्ड परीक्षा, आप किसी भी राज्य से हो, आप सभी के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मैंने सीरीज लाया है। ये एक महामैराथन है। 100 प्रश्न कुल इसमें इंक्लूड किया गया है। 100 प्रश्नों का भंडार है अति लघु उत्तरीय। अगर आपने कुछ नहीं है, बहुत छोटा छोटा आंसर है। अगर आपने ये 100 प्रश्न कर लिया तो अति लघु उत्तरीय भी आपका बोर्ड में आप कुछ भी पूछ ले आप कर ले जाओगे। ठीक है, ये है कक्षा 12 के लिए। आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी राज्य से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 प्रश्न दिए गए हैं, कुल 1 से लेकर 16 अध्यायों तक का। जो आपका कक्षा 12 में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक का जितना भी पार्ट है, उनसे रिलेटेड 100 प्रश्न जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यहीं से क्वेश्चन आएंगे अति लघु उत्तरीय में, वेरी शॉर्ट में, 1 नंबर वाले, वे सारे आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आइए फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1 नंबर का पूछा जाता है, सभी बोर्ड में पूछा ही जाता है, चाहे आप किसी भी राज्य से हो। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जनन की कौन सी विधि सबसे उत्तम विधि है और क्यों? जनन की सबसे उत्तम विधि कौन सी होती है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि लैंगिक जनन में होता है विभिन्नता। विभिन्नता कैसे होता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इससे विभिन्नता उत्पन्न होती है। एक नया संतान का योग बनता है जो कुछ अपने पिता के समान, कुछ माता के समान होता है। विभिन्नता उत्पन्न होती है। और विभिन्नता क्यों जरूरी है? जैव विकास के लिए। एक नए जाति का विकास होता है विभिन्नता के कारण, यानी जैव विकास का आधार है। अच्छा, एक और प्रश्न आपको बता दूं, एक बात और, कि आप इन प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो इनसे कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर देने हैं, नहीं। अब देखिए, एक ही प्रश्न में कई प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है, विभिन्नता किस प्रकार के जनन में उत्पन्न होती है? तो विभिन्नता लैंगिक जनन में उत्पन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, जैव विकास के लिए इस आधार क्या है? विभिन्नता। तो आप एक प्रश्न सॉल्व किए, आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए। समझ में आए? तो आप पढ़ेंगे, प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, समझेंगे, तो आप कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर कि विभिन्नता लैंगिक जनन की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? लैंगिक जनन। क्यों है? विभिन्नता उत्पन्न होती है जो कि जैव विकास का आधार है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन क्यों कहा जाता है? देखिए, अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? केवल एक जनक भाग लेता है। जैसे आपने अमीबा में पढ़ा है ना, एक अमीबा होता है, एक अमीबा है, उसमें उसका केंद्रक है, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। इससे 2 अमीबा बन जाते हैं। तो एक अमीबा से 2 अमीबा बन गया, तो ये अलैंगिक जनन कहलाता है। चूंकि एक ही जनक भाग लेता है, इसीलिए हम इसे एकल जीव जनन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? इसका आंसर होगा, कोनिडिया किस में बनता है? पेनिसिलियम नामक कवक में। पेनिसिलियम नामक कवक में कोनिडिया एक प्रकार का स्पोर होता है, बीजाणु होता है, जो बनता है जिससे उनमें अलैंगिक जनन होता है। इसका आंसर होगा पेनिसिलियम। सूक्ष्म प्रवर्धन में, माइक्रो प्रोपेगेशन यानी ऊतक संवर्धन में, एक्स प्लांट से उत्पन्न कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो इनके समूह को क्या कहा जाता है? कैलस कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैलस। और आपको पता है कि कैलस से एम्ब्रियोइड बनते हैं, एम्ब्रियोइड से नए पौधे बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तो लगभग सभी बोर्ड में पूछा गया है कि प्राइमेट्स में, यानी बंदर मनुष्य में, जनन प्रावस्था के दौरान जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? और नॉन प्राइमेट्स में इसे क्या कहते हैं? गाय भैंस में क्या कहते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड में आया है। मैंने जब सॉल्व पेपर्स अनसॉल्व जब मैंने सॉल्व कराया था तो उसमें देखा था कि कई सारे बोर्ड में ये पूछे जा रहे हैं। तो प्राइमेट्स यानी मनुष्य, बंदर, इनमें इस चक्रीय परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऋतुस्राव चक्र। ऋतुस्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉन प्राइमेट्स जैसे गाय, भैंस,
इनमें क्या कहा जाता है? तो इनमें कहा जाता है मध चक्र, यानी एस्ट्रस साइकिल। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक क्या होते हैं? मौसमी प्रजनक वे होते हैं जिनमें जनन विशिष्ट समय पर होता है, विशिष्ट समय पर, जिनमें जनन की एक निश्चित अवस्था आती है। जैसे बहुत सारे आपने मोर को देखा है, बारिश आता है तो भी वो अपना पंख फैलाता है, तो पंख फैलाता है मादा को रिझाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, और वो उस दौरान जनन करता है। यानी मोर का देखें तो बरसात उसका सीजन होता है जनन करने का। और भी अलग अलग जीवों के अपने अलग अलग टाइम होता है जिसमें वे जनन करते हैं, तो वे कहलाते हैं मौसमी प्रजनक, सीजनल ब्रीडर्स। सतत प्रजनक वे होते हैं जो वर्ष भर जनन करते हैं, वर्ष भर जनन करते हैं, तो वो कहलाते हैं सतत प्रजनक, यानी कंटिन्यूअस ब्रीडर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया युग्मक और युग्मनज में अंतर बताइए। युग्मक क्या होते हैं बताएं हैं। युग्मक आते ही तुरंत एन लिख दिया करो, एन बराबर आगुणित। युग्मक क्या होते हैं? आगुणित कोशिकीय अवस्था है, जो किस दौरान बनता है? युग्मक जनन के दौरान बनता है, युग्मक जनन के दौरान। नर में शुक्राणु जनन, नर में क्या होगा? शुक्राणु जनन, जिससे नर युग्मक बनता है, और मादा में क्या होगा? अंड जनन, जिससे अंडाणु बनता है। तो ये हो नर युग्मक चाहे अंडाणु, यानी शुक्राणु हो, नर युग्मक क्या होंगे? शुक्राणु, शुक्राणु चाहे अंडाणु, ये क्या कहलाते हैं? युग्मक कहलाते हैं। और युग्मक हमेशा आगुणित होते हैं, यानी कह सकते हैं कि युग्मक एक आगुणित कोशिकीय अवस्था है जो युग्मक जनन के दौरान बनता है। युग्मनज क्या है? तो जब नर युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, यानी एन और एन आपस में मिलते हैं, तो 2n संरचना बनती है, जिससे युग्मनज अर्थात जाइगोट कहते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेक जनन किसे कहते हैं? अनिषेक जनन, तो अनिषेक जनन वो जनन होती है जिसमें क्या होता है? बिना निषेचन के ही संतान उत्पन्न होता है। अनिषेक जनन क्या होता है? बिना निषेचन के मादा युग्मक से संतान का बनना, संतान उत्पन्न होना। जैसे मधुमक्खी में क्या होता है? रानी मधुमक्खी अंडे देती है, रानी मधुमक्खी अपने अंडे से, यानी बिना किसी शुक्राणु के अंडे से सीधे ड्रोन मधुमक्खी पैदा कर सकती है, तो ये क्या कहलाता है? अनिषेक जनन, यानी बिना निषेचन के ही संतान उत्पन्न करना अनिषेक जनन कहलाता है। नेक्स्ट, टेपिटम स्तर का कार्य बताइए। टेपिटम स्तर का कार्य बताइए। टेपिटम बताइए कहाँ पाया जाता है? टेपिटम पाया जाता है पराग कोश में, एंथर में। और टेपिटम पराग कोश में क्या करता है? पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। याद करिए, टेपिटम स्तर का कार्य क्या है? टेपिटम स्तर पराग कणों को पोषण प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट, बहुभ्रूणता की खोज किस पौधे में की गई थी? बहुभ्रूणता की खोज संतरे में की गई थी। किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट, त्रिसमेकन क्या है? तो त्रिसमेकन यानी ट्रिपल फ्यूजन बताइए। न्यूसेलस में क्या होता है? 3 कोशिका इधर एंटीपोडल, 2 इधर सिनर्जिड और 1 इधर अंड कोशिका, और बीच में 2 द्वितीयक केंद्रक। आपको बताए हैं कि जब नरयुग्मक आता है तो एक नरयुग्मक इससे फ्यूज करता है और दूसरा नरयुग्मक इससे फ्यूज करता है,
तो इससे फ्यूज करता है जब नर युग्मक तब इसे कहते हैं संयुग्मन, और इससे जब फ्यूज करता है तब इसे कहते हैं त्रिसमेकन। तो त्रिसमेकन की डेफिनेशन क्या दोगे कि जब नर युग्मक, जब दूसरा नर युग्मक भ्रूण कोश में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक के साथ संयुग्मन करता है, नहीं, द्वितीयक केंद्रक के साथ युग्मित होता है, संयुग्मन नहीं, युग्मित होता है, तो इस क्रिया को त्रिसमेकन यानी ट्रिपल फर्टिलाइज कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन बताइए। आपको पता है कि एक पुष्प में क्या क्या पाया जाता है? एक पुष्प में ये मादा भाग हो गई जिसे क्या कहते हैं, कार्पेल या स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी यानी अंडाशय। इसमें पंखुड़ियाँ होती हैं। यह हो गया बाह्य दल, यह हो गया दल, ठीक, यह हो गया स्टमन। तो ये पूछ रहे हैं, अच्छा अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। पूछ रहे हैं निषेचन के पश्चात क्या होता है? बीजांड के अंदर एग सेल पाया जाता है। पूछ रहे हैं कि निषेचन के पश्चात क्या होता है? तो निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, स्टमेन यानी पुंकेसर प्रायः नष्ट हो जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल नष्ट हो जाते हैं, दल, वायदल नष्ट हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, द्विनिषेचन की खोज किसने की? तो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नवासिन ने। किसने की थी? नवासिन ने की थी, नवासिन ने की थी। युग्मनज विभक्त होकर कौन सी रचना का निर्माण करता है जो गर्भाशय में अंतर्रोपित होता है? युग्मनज, युग्मनज विभाजित होता है तो 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बनाता है और इन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट कहाँ जाकर अंतरोपित हो जाता है? मादा के गर्भाशय में, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट मादा के गर्भाशय में जाकर अंतरोपित हो जाता है, तो इसी को कहते हैं युग्मनज विभक्त होकर कौन सी रचना बनाती है? तो युग्मनज विभक्त होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाती है और ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में जाकर अंतरोपित हो जाता है। सर्टोली कोशिका का कार्य बताइए। सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? नर के वृषण में। कार्य क्या है? सर्टोली कोशिका क्या करती है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्लियर? नेक्स्ट, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के उत्सर्जन होने को क्या कहते हैं? जब मैच्योर फॉलिकल से अंडाणु रिलीज होता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर है अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, या प्रक्रिया अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहलाती है। नेक्स्ट, अंडोत्सर्ग कौन सा हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? अंडोत्सर्ग प्रेरित होता है LH और FSH हार्मोन द्वारा, ठीक है। LH हाई चाहिए और FSH लो चाहिए, इस कंडीशन में ही अंडोत्सर्ग होता है। नेक्स्ट, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? अपरा। अपरा यानी प्लासेंटा गर्भाशय और भ्रूण के मध्य में पाई जाती है, जो गर्भाशय से यानी माता से पोषक पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचाती है, भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है, माता के रक्त में पहुंचाती है। वृषण एवं अंडाशय के 2 कार्यों का वर्णन करिए। वृषण, पहला कार्य शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु निर्माण। दूसरा कार्य वृषण का नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव, टेस्टोस्टेरोन, या जिसे हम क्या कहते हैं? एंड्रोजन्स, एंड्रोजन का स्राव। ये 2 कार्य हो गया वृषण का, ठीक है। वृषण का कार्य हो गया 2। अंडाशय का कार्य बताइए। तो अंडाशय का कार्य अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण, और दूसरा बताइए मादा हार्मोन, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव।
मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव। क्लियर। नेक्स्ट, सुक्रिय प्रद्रव्य के प्रमुख संगठक बताइए। सुक्रिय प्रद्रव्य यानी सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है फ्रक्टोज, कैल्शियम व एंजाइम। ठीक। नेक्स्ट, गर्भाशय के तीनों स्तरों को क्या कहते हैं? इंग्लिश में याद करिएगा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। आपने पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सी लेयर डिग्रेड होती है? एंडोमेट्रियम नष्ट होकर ब्लड के रूप में बाहर आती है। प्रत्यारोपण किसे कहते हैं? तो अभी बताए हैं। प्रत्यारोपण किसे कहते हैं? मादा के गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का रोपित होना। जब निषेचन हो जाता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज विभाजित होता है, विभाजित होते होते ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है। तो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर रोपित हो जाता है? ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर रोपित हो जाता है? गर्भाशय में। तो इसी को कहते हैं अंतरोपण या प्रत्यारोपण, इम्प्लांटेशन। क्लियर है बात? प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन क्या कहलाता है? कि ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय में रोपण प्रत्यारोपण कहलाता है। स्त्री के प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंगों का नाम बताइए। प्राथमिक अंग कौन सा है? स्त्री का अंडाशय, उसका प्राथमिक अंग होता है। द्वितीयक अंग बताइए। द्वितीयक अंग में गर्भाशय, फैलोपियन नलिका जो केवल गर्भ जनन में भाग लेती हैं, फैलोपियन नलिका, और योनि आदि। इसी तरीके से नर में बताइए, नर में उसका प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? तो नर में उसका प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण होता है, और उसके सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी एटसेट्रा। शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है बताइए। एक्रोसोम का महत्व क्या है? अंडाणु के जोना पेल्लुसिडा अस्तर को भेदने में का काम करता है। अस्तर को भेदता है क्योंकि इसमें एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम अंडाणु के जोना पेल्लुसिडा को भेदकर अंदर प्रवेश करने में सहायता करता है। यानी शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है? तो शुक्राणु में एक्रोसोम अंडाणु के जोना पेल्लुसिडा अस्तर को भेद कर अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है? स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है? अभी बताए हैं। ये हो गया फैलोपियन नलिका, ये हो गया अंडाशय, ये हो गया फैलोपियन नलिका, ये हो गया अंडाशय। ठीक, ये हो गया आपका गर्भाशय, ये हो गया आपका गर्भाशय। मादा युग्मक यहाँ पहुँची और नर युग्मक भी तैरते हुए यहाँ पहुँचा। कहाँ पर होता है? इस जगह पर, इस जगह पर। इसे क्या कहते हैं? फिम्बरी यानी झालर। इसे क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एम्पुला। और इसे क्या कहते हैं? स्थमस। तो कहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन? एम्पुला और स्थमस के बीच में, और इस जगह को कहते हैं एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। यानी स्त्री में निषेचन कहाँ होता है? एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पर होता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है? दुग्ध के स्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। अपरा का कार्य बताइए। अभी बताए हैं अपरा का कार्य क्या होता है? गर्भ में पला शिशु है, उसको पोषण प्रदान करता है, माता से पोषण प्रदान करता है, शिशु से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों को माता के रक्त में पहुंचाता है। अपरा का कार्य है। भ्रूण के आनुवंशिक विकारों की जांच कौन सी तकनीक की जाती है? बताइए, बताए हैं। उल्व बेधन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उल्व बेधन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट देखिए, एमटीपी का पूरा नाम बताइए। एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसे अबॉर्शन भी कहते हैं, गर्भपात कराना। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मासिक चक्र के किस काल में सगर्भता की संभावना अधिक होती है? तो सगर्भता की संभावना 14वें से 17वें दिन के बीच होती है। नेक्स्ट देखिए, किन्हीं 2 यौन संचालित रोगों के नाम बताइए। सुजाक और HIV यौन संचालित रोग। गिफ्ट का पूरा नाम बताइए। गिफ्ट का पूरा नाम क्या है? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है। गर्भनिरोधक गोलियों में कौन सा पदार्थ होता है? तो गर्भनिरोधक गोलियों में क्या होता है? हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरॉन। कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन के साथ एस्ट्रोजन का भी कॉम्बिनेशन होता है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। सहेली नामक गर्भनिरोधक गोली खोज किसने की थी? CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? लखनऊ में है। क्लियर बात। नेक्स्ट, कॉपर टी का IUD क्या है? तो IUD है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। जिस दंपत्ति को संतान उत्पन्न नहीं करना है वे इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कॉपर कॉपर 7, ठीक है, मल्टीलोड 375, लिपस लूप, वाल्ट, ये सब IUDs होते हैं। कॉपर टी का प्रमुख कार्य क्या है? तो कॉपर टी क्या करता है? शुक्राणु को निष्क्रिय कर निषेचन को रोकता है। निषेचन को रोकता है जिससे गर्भधारण ना हो पाए। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। यह क्वेश्चन आपके बिहार में शायद पूछा गया था या छत्तीसगढ़ में पूछा गया था। बिंदु परिवर्तन क्या है? एक उदाहरण दीजिए। तो बिंदु परिवर्तन क्या होता है कि जब DNA के केवल एक नाइट्रोजन क्षार में उत्परिवर्तन होता है तो इसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण है दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया। आनुवंशिकी के जनक कौन है? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कितने लक्षण लिए थे? 7। सातों लक्षण बताइए। पौधे की लंबाई लिया था उन्होंने। इसमें लंबा प्रभावी कौन था? लंबा पौधा। अप्रभावी कौन था? बौना। फिर बीज का आकार कौन सा था? गोल और झुर्रीदार। बीज का रंग पीला प्रभावी, हरा अप्रभावी। और पॉड यानी फली, पॉड का आकार एक था फैली हुई, दूसरी सिकुड़ी हुई। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि 2 ठू लक्षण बताइए, तो 7 तो याद कर लीजिए। ये ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद पॉड का रंग हरा पीला, उसी तरीके से पुष्प का रंग बैगनी प्रभावी, सफ़ेद अप्रभावी। पुष्प की स्थिति कक्षस्थ और अग्रस्थ, सब बताऊंगा। संलग्नता को परिभाषित कीजिए। संलग्नता क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, पास स्थित। अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्रों पर निकट स्थित जीन एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, यही संलग्नता कहलाती है। समजात गुणसूत्र पर जीन जितने ही पास स्थित होंगे संलग्नता की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होती है। इसलिए आते संलग्नता किसके अनुक्रमानुपाती होता है? जीन के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है।
जितना ही ज़्यादा जीन पास पास होंगे, दूरी जितनी कम होगी संलग्नता उतना ही ज़्यादा होगा, यानी वे जीन अलग नहीं होना चाहेंगे। जीन की परिभाषा दीजिए, कहाँ पाए जाते हैं? जीन क्या है? जीन आनुवंशिकी की इकाई है, आनुवंशिकी की इकाई है जो डीएनए पर पाया जाता है व लक्षणों का निर्धारण करता है, लक्षणों का निर्धारण करता है, लक्षणों का निर्धारण करता है। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43वां, जैव विकास से संबंधित दो सिद्धांत बताइए। दो सिद्धांत लिख दीजिए। प्राकृतिक चयनवाद किसने दिया था? डार्विन ने। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी बताइए। पेरीपेटस, पेरीपेटस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव को विकास के संदर्भ में निम्नलिखित को प्राचीनतम से आधुनिकतम की ओर लिखिए। प्राचीन से आधुनिकतम की ओर मानव के इनको रखना है क्रम में। तो आपने पढ़ा है कि मानव में सबसे पुराना कौन है? प्राचीन ड्रायोपिथेकस, उसके बाद रामापिथेकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद नियंडरथल, उसके बाद क्रोमैग्नॉन और उसके बाद आधुनिक मानव। ठीक है, तो इनको क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। होमो हैबिलिस है, क्रोमैग्नॉन है, जावा मानव, रामापिथेकस। अब देखिए रामापिथेकस हैं तो रामापिथेकस पहले आ जाएंगे। उसके बाद देखिए रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस तो दिया नहीं है। होमो हैबिलिस दिया, क्रोमैग्नॉन दिया, जावा मानव। जावा मानव होमो इरेक्टस होते हैं, तो पहले कौन आएगा? होमो हैबिलिस ये आएंगे, होमो हैबिलिस। फिर कौन आएगा? जावा मानव यानी होमो इरेक्टस, और उसके बाद कौन आएगा? जावा के बाद क्रोमैग्नॉन। ठीक है, क्रोमैग्नॉन, हैबिलिस के बाद इरेक्टस, इरेक्टस के बाद क्रोमैग्नॉन, ये सीरीज होगी। स्टैंडर्ड ने अपने प्रयोग में निम्नलिखित किन किन पदार्थों का संयोजन लिया था अमीनो अम्ल को बनाने के लिए? बताइए। 800 डिग्री सेल्सियस पर कम गर्म किए थे किसको? अमोनिया, NH3, मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प। ये इतनी चीज़ें लेकर उन्होंने मिलर ने अपना प्रयोग किया था। पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी बताइए। बताइए पक्षी और बीज की कड़ी क्या होता है? वो पक्षी कौन सा था? आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्स, आर्कियोप्टेरिक्स, ये एक पक्षी था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने। आदि वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं थी? ऑक्सीजन नहीं थी। इंटरफेरॉन क्या है? विषाक्त प्रोटीन, विषाक्त प्रोटीन जो कौन स्रावित करता है? विषाणु संक्रमित कोशिकाएं स्रावित करती हैं। विषाणु जनित 4 रोगों के नाम बताइए। HIV, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, मम्स, पोलियो आदि अनेक। टाइफाइड और निमोनिया रोग में परीक्षण कराया जाता है। टाइफाइड में कराया जाता है विडाल टेस्ट, विडाल। निमोनिया में नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट, नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट कराया जाता है। पूरा नाम लिखिए। नाको CMI माल्ट, नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। CMI सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। माल्ट म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ये होता है फुल फॉर्म।
जीवाणु से होने वाले 4 नाम बताइए। जीवाणु से होने वाले 4 नाम। टाइफाइड, हैजा, डायरिया, निमोनिया, टीबी आदि। कोशिकीय टोटिपोटेंसी को परिभाषित कीजिए। कोशिकीय टोटिपोटेंसी, सेलुलर टोटिपोटेंसी। कोशिकीय टोटिपोटेंसी कुछ कोशिकाओं की एक विशिष्टता होती है जिनमें यह क्षमता होती है कि वे विभाजन द्वारा और विभेदन द्वारा शरीर के समस्त प्रकार की कोशिकाओं को बना सकें। कोशिकीय टोटिपोटेंसी कहलाता है। बॉम्बिक्स मोराई का लार्वा किस पादप से अपना पोषण ग्रहण करता है? शहतूत के पौधे से। नेक्स्ट, मधुमक्खियों की कॉलोनी में कौन सा सदस्य बंद होता है? तो बंद कौन होता है? वर्कर बीज, वर्कर बी यानी श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी बंद होता है। मोएट का पूरा नाम बताइए। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। किस भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलता है? इसके उपयोग बताइए। दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलता है। उपयोग विटामिन B12 की मात्रा बढ़ा देता है, मात्रा बढ़ा देता है। ठीक है। किन्हीं 2 कवक जातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक बनाने में किया जाता है। कवक जातियाँ, पहला पेनिसिलियम नोटेटम। क्या बनाया जाता है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक बनाया जाता है। पेनिसिलिन। दूसरा आता है म्यूकर रैमिनियोनस। इससे प्राप्त किया जाता है रैमाइसिन। नेक्स्ट, स्विज चीज के बड़े बड़े छिद्र किस कारण बनते हैं? CO2 गैस के कारण। मिथेनोजन किसे कहते हैं? मीथेन उत्पन्न करने वाले, मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को कहा जाता है। कवक और पादप के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कवक पादप के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, इसे कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम का कार्य क्या है? डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। विशिष्ट स्थान पर क्या करता है? काटता है। डीएनए खंडों को आपस में किससे जोड़ा जाता है? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। हिंद थर्ड एंजाइम किस जीवाणु से प्राप्त होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। आरंभ में इंसुलिन किस जंतु से प्राप्त होता था? सुअर। ट्रांसजेनिक सुनहरे चावल में किस विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है? विटामिन ए। क्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं? उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। क्राई प्रोटीन एक विषाक्त प्रोटीन होता है। विषाक्त प्रोटीन होता है जो पाया जाता है बैसिलस थुरिनजेंसिस जीवाणु से। ठीक है। इस जीवाणु में इस प्रोटीन को उत्पन्न करने वाला क्राइजीन होता है जिससे ये क्राई प्रोटीन उत्पन्न होता है। क्राई प्रोटीन एक विषाक्त प्रोटीन होता है जो कीटों को मार देता है। जीएमओ को विस्तारित कीजिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। अब जीएमओ क्या होता है? तो ऐसे जीव जिनके जीन आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा रूपांतरित कर दिए गए हैं, ऐसे जीव को हम आनुवंशिकली रूपांतरित जीव जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस जीवाणु का नाम बताइए जो बीटी टॉक्सिन उत्पन्न करता है। अभी बताएं। बैसिलस थुरिनजेंसिस। जीन चिकित्सा का प्रयोग कब किया गया था? 1990 में।
कौन सी रोग से ग्रसित थी? ADA से ग्रसित 4 वर्ष की बालिका में। नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों रूपांतरित हो जाती हैं? कांटों में क्यों रूपांतरित हो जाती हैं? वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए, क्योंकि जहाँ पर पाई जाती हैं वहाँ पर पानी की कमी होती है। लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच संबंध बताइए। सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोसिस, या इसे हम सहोपकारिता भी कहते हैं, सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। पारिस्थितिक किन के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन है? पारिस्थितिकी बताइए। अजैविक व जैविक कारकों के मध्य पारस्परिक अध्ययन का विषय है। अनुकूलन किसे कहते हैं? तो जीवों में वो परिवर्तन जो उसे उस वातावरण में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। ये भी किसी बोर्ड में पूछा गया था। अनुकूलन क्या होता है? जीवों के शरीर में संरचनात्मक या कार्यात्मक परिवर्तन जो उसे उस वातावरण में रहने के योग्य बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? A.G. टेंसले ने। A.G. टेंसले ने। पारितंत्र के 2 घटक बताइए। अभी बताए हैं। पारितंत्र के 2 घटक, अजैविक और जैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत कौन आता है? प्रकाश, तापमान, मृदा, वायु। जैविक घटक के अंतर्गत कौन आता है? पौधा, जंतु, जीवाणु, कवक आदि। अपघटनकर्ता कौन होता है? नहीं, किसी भी पारितंत्र का प्रथम पोषण स्तर कौन होता है? किसी भी पारितंत्र का प्रथम पोषण स्तर पौधा होता है, यानी उत्पादक होता है। कौन होता है? उत्पादक। अपघटनकर्ता कौन होते हैं? अपघटनकर्ता जीवाणु और कवक होते हैं। किसी स्थायी पारितंत्र का नाम बताइए। समुद्र पारितंत्र स्थायी पारितंत्र होता है। उस जीवाणु का नाम बताइए जो दलहनी पौधों की जड़ों में की ग्रंथियों में पाया जाता है। राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वे जातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हों संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं। IUCN का पूरा नाम बताइए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये होता पूरा नाम IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन और बच्चे हैं। अनिम्नीकरणीय पदार्थों के 2 ऐसे उदाहरण बताइए जिनसे हमारा पर्यावरण दूषित होता है। अनिम्नीकरणीय में DDT, प्लास्टिक, ये ऐसे हैं जो वातावरण को दूषित करते हैं। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन यूनिट, DU। वायु प्रदूषण फैलाने वाले 5 महत्वपूर्ण गैसों के नाम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CFC, मीथेन, CH4, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत सारे हैं। ओजोन अवक्षय के कारण क्या है? CFC गैस रेफ्रिजरेटर और AC में यूज होता है। कहाँ पर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र रिकॉर्ड किया गया है? अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका रीजन में। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक। ओजोन परत की मोटाई, ये तो फिर वही आ गया। बस ये था आपका 100 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में। और ये 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके बोर्ड में पूछे हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारे हल हो जाएंगे अगर आप ये सॉल्व कर लिए तो। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आया है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के मैराथन क्लास में। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का भी आपको मैराथन क्लास दिया जाए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी आपको मैराथन क्लास दिया जाए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मैं जल्द ही उसको भी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। आगे जो भी टॉपिक है, आपका लेक्चर है या जो भी सॉल्व पेपर है जिनको सॉल्व कराना है, मैं आगे आपको अपलोड किए जाएंगे। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।